हिंदी की लोकप्रिय कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की सुपरिचित एवं प्रतिष्ठित लेखिका कल्पना मनोरमा जी की कहानी आखिरी सिगरेट। तो शुरू करें कहानी आखिरी सिगरेट। समय अच्छे अच्छों को बदल देता है, सब यही कहते हैं, लेकिन तुम कहाँ बदले। कहने को तो तुम 60 के उस पार और मैं 55 के। दोनों के सिर पर चांदी पसर चुकी है, फिर भी हम एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं जता पाते। बात बात में लड़ पड़ते हैं। बच्चे जब किशोरावस्था में थे तो इन्हीं बेवकूफ़ियों पर हंस पड़ते थे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि बच्चे हमें कम अक्ल मानते थे। वे तो हमारे मन मुटाव को पल में तिरोहित करने का एक खिलंदड़ा उपक्रम रचते थे। उन्हीं की तरह मैंने भी दिल के किसी अज्ञात कोने में आशा का नन्हा दीपक जला रखा था। सोचा था जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारी अरेंज मैरिज लव मैरिज में बदल जाएगी। तुम बदल जाओगे, हमारे जीवन के ढर्रे बदल जाएंगे। तुम मेरी अतिरिक्त देखरेख मान मनुहार करने लगोगे और मैं मचल मचल कर दर्पण निहारा करूँगी। इस तरह मेरी सारी उधारी चुकता हो जाएगी। मैं ये सोच कर इतराऊँगी कि मैं भी उन भाग्यशाली पत्नियों की कतार में शामिल हो गई हूँ जो कभी मेरे सपनों का विषय हुआ करती थीं। लेकिन मैं भला सही कैसे निकल सकती थी, आखिर तुम्हारी पत्नी जो ठहरी। सच कहूँ, मुझे आज तक तुम्हारा बेफिक्री वाला वो कंधा हासिल नहीं हो सका है जो प्रेमिकाओं को अनायास हासिल होता है, जिस पर वे सिर रखकर घंटों हंस या रो सकती हैं और उनके प्रेमी पैम्पर करते हुए उनसे कोई सवाल नहीं पूछते। मैंने भी वही सोचा था कि जब कभी मेरे जीवन के धागे कमज़ोर पड़ने लगेंगे तो तुम बिना जजमेंटल हुए मुझे अपने सीने में छिपा लिया करोगे। तब देर तक मैं तुम्हारी प्रेमिल धड़कनों की धुक धुक सुना करूँगी। विशिष्ट प्रेमी की तरह तुम मुझे अलमारी से अपने पसंद की ड्रेस निकाल कर ये कहते हुए दिया करोगे, सारिका ये पहनो ना, इसमें तुम बहुत सुंदर दिखती हो। मैं शर्माते हुए तुम्हारी आंखों में अपनी छवि देख तुमसे लिपट जाया करूँगी। फिर तुम मुझे घुमक्कड़ी आशिक की तरह कहीं दूर नदी के किनारे घुमाने ले जाओगे। नदी के बेफिक्र प्रेमी किनारों को लोढ़ती मखमली हवा हमसे सरगोशियाँ करेंगी। उसकी रेशमी छुअन में इतराते जंगली सफ़ेद फूलों में से एक फूल चुनकर तुम मेरे जूड़े में टांग दोगे और मैं नदी के पानी पर पड़ती अपनी युगल परछाई को कांपते हुए बहुत देर तक निहारती रहूँगी। काश तुम समझ पाते कि वे बातें जो तुम्हारे लिए तुच्छ फंतासी रहती आई थीं, मेरे लिए जीवन रूपी वीणा से निकली सुरीली धुन थी। खैर, उसे जाने दो और अभी देख लो, मैंने तुमसे कहा कि चलो खुशनुमा मौसम है, कहीं घूम आते हैं। बिना मेरी बात पूरी सुने तुम पीछे के वर्षों में की गई हमारी सारी यात्राएं गिनाने बैठ जाते हो। अरे बाबा, पहले सुन तो लेते। उस तरह के भ्रमण की बात मैं कह ही नहीं रही हूँ। मैं तो बस यहीं किसी पार्क में चलने की बात करने वाली थी। कहकर मैं अपने जीवन की विडंबना पर फिक से हंस पड़ती हूँ। उस पर तुम खिसिया पड़ते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक बना रही हूँ। फिर जैसे तैसे बाहर निकलने का मुहूर्त यदि बनता है तो तुम ज्यों के त्यों कपड़े में बाहर चलने के लिए मुझसे जिद करने लगते हो। मैं कहती रहती हूँ कि जब तुम बाहर निकला करो तो अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक कर लिया करो। एक तो ढलती उम्र, ऊपर से निकली हुई तुम्हारी तोंद, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। बच्चे परदेश में करोड़ों कमाते हैं, माता पिता जैसे उजड़े चमन। आखिर अब अपनी अपनी देख रेख के सिवा हमारे पास काम ही क्या बचा है। उस पर तुम 2 बार अपने पेट को सहलाते हुए मुझसे कहते हो कि सब कुछ ठीक है, कहाँ निकली है मेरी तोंद, मैं तो हमेशा से स्मार्ट दिखता रहा हूँ और दिखता रहूँगा। तुम्हें विश्वास ना हो तो बोली लगा कर देख लो, घटे दर पर सही अभी भी बिक सकता हूँ। तुम्हें ईर्ष्या तो होगी, लेकिन कह देता हूँ कि अभी भी मुझे कोई हसीना मिल सकती है। तुम्हारा अपने प्रति ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा आत्मविश्वास देख मुझे हंसी आ जाती है, जिससे मैं तौलिया से मुंह पोंछने के बहाने छिपा लेती हूँ, सोचकर कि कहीं तुम चिढ़ ना जाओ, और तुम्हारी खुशफहमी पर अपना माथा पकड़ लेती हूँ, लेकिन तुम पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। चलो बातें बहुत हुई। अक्टूबर की खुनक हवादार शाम है, कहीं सैर कर मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं।
मैं तुमसे जब ये बात कहती हूँ तो तुम बिना सुने ही सिरे से मेरा प्लान नज़रअंदाज कर देते हो। मैं फिर तुम्हें मनाते हुए कहती हूँ, चलो ना, कुछ अपनी कहूँगी कुछ तुम्हारी सुनूंगी। घर तो वैसे भी हमें अपनी गोद से उतारने का नाम नहीं लेता। इतने पर भी तुम त्वरित हाँ नहीं कहते, बल्कि पहले खूब भाव खाते हो, फिर मेरे ऊपर एहसान जतलाते हुए चप्पल ढूंढने लगते हो, क्योंकि तुम जानते हो मुझे पटर पटर चप्पल चटकाते हुए सड़क पर चलना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुमसे कहती हूँ कि चप्पल की जगह बिना लेस वाले स्नीकर जूते और शरबती रंग वाला कुर्ता पहन लो जो मुन्ना ने जर्मनी से भेजा है। तुम मुझे उस कुर्ते में बहुत अच्छे लगते हो। सुनते ही तुम बिदक कर कहते हो, ये उम्र और ये बातें, इस उम्र में क्या अच्छा क्या बुरा। फिर मेरे साथ साथ जर्मन के व्यापारियों को खचेड़ी धुन में कोसने लगते हो। जर्मनी का कुर्ता, सब माल भारत से जाता है, साले क्या जाने जर्मनी वाले कुर्ता पायजामा पहनना और बेचना। मैं तुम्हारी बेपरवाही घमंडी तान पर चढ़ जाती हूँ। तुम चिढ़ोगे इसलिए जानबूझकर बाहर जाने का भाव त्यागती नहीं हूँ, तो तुम मेरा मन खराब करने का यत्न करते हो और अपना मनपसंद खेल युद्ध युद्ध खेलने लगते हो। उसके बाद यदि मन पर खिन्नता ज़्यादा हावी हो गई तो हम अपने अपने कोने पकड़कर बिसूरने बैठ जाते हैं, क्योंकि हर वक्त उदारता दिखाने का ठेका मुझे तो मिला नहीं है। प्रोग्राम रद्द होने का तुम्हें जरा सा भी मलाल नहीं होता है। तुम मस्त होकर टीवी देखने लगते हो। मेरा दिमाग ढेरों ढेर जीवन के उबाऊ वाकये निकाल कर मेरे सामने पटकने लगता है। देखते देखते मेरे मूड का सत्यानाश हो जाता है, लेकिन तुम्हारे व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। तुम पाँव पर पाँव चढ़ाए यथास्थान लेटकर मोबाइल पर उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराते रहते हो। मेरे भीतर सोई सी झुंझलाहट उबलने को हो पड़ती है। गुस्सा उबल कर मेरा मन खराब करे उसके पहले मैं उस जगह को छोड़कर घूमने के लिए तैयार होने चली जाती हूँ। तुम अपनी जगह पर नहीं रुकते, मेरे पीछे आकर मुझे उकसाने लगते हो और अपनी सुबह से पहनी टी शर्ट जिसमें दाल रायता और चाय सब कुछ थोड़ी थोड़ी चखी होती है, उस पर बाथरूम स्लीपर पहनकर मुझे सलाह देने के लिए उतावले हो पड़ते हो कि जो कुर्ता मैंने सुबह से पहन रखा है उसी के ऊपर कोई भी चुन्नी ओढ़कर तुम्हारे साथ चल पड़ूं, क्योंकि तुम्हारे अनुसार अब मैं 16 साल की सलोनी युवती नहीं रही, इसलिए सजने संवरने का सवाल मेरे मन में पैदा ही नहीं होना चाहिए। शायद तुम वे दिन भूल गए जब अपनी माँ के सुर में सुर मिलाकर कहा करते थे, सारिका, ये उम्र बच्चे पालने की होती है, सजने संवरने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, जब ये बड़े हो जाएं तो सजी धजी बैठी रहना। मैं खुशी खुशी तुम्हारी औलाद के पोतड़े धोने में अपना कीमती दिन खर्च कर देती रही। सारा सारा दिन शीशा क्या होता है जाना ही नहीं, लेकिन तुम तब भी और अब भी मुझे 16 साल की ही दुहाई देते जा रहे हो। मैं ऊब कर बुदबुदाती हूँ। तुम मेरे एक आधे शब्द से अंदाज़ा लगाते हुए कि मैं वही कह रही हूँ जो तुम समझ रहे हो। देखते देखते भारी मात्रा में तुनक जाते हो और बाहर की ओर दौड़ पड़ते हो। मैं जूते पकड़े पकड़े तुम्हारे पीछे दौड़ती हूँ, लेकिन तुम्हें जूते पहनाने में असफल ही रह जाती हूँ, जबकि तुम हमेशा बेढंगे कपड़े पहनकर ही मेरे साथ चलते हो। मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं पति के साथ घूमने जाना चाहती हूँ, किसी बावर्ची के साथ नहीं। फिर भी 16 साल वाला ताना मारे बिना तुम्हारा पेट भरता ही नहीं। बच्चे भी मुझसे ही कहते हैं, जस्ट चिल मम्मा, जो समझ सकता है उसी को समझाया जाता है। मैं सोचती हूँ कि आखिर तुम कब समझदार बनोगे, जो बच्चे तुमको भी कुछ समझा सकें और मैं अपने होने का आस्वाद लेते हुए तुम्हें अपनी गलती स्वीकारते देख सकूं। इतना सुनते ही तुम चिढ़कर अपने पांव पटक कर कहते हो, जो करना है करो, नहीं तो जाओ मरो। वैसे भी सही बात तुम्हारे पास होती कब थी जो अब होगी, इसीलिए अपनी बेतुकी भड़ास मुझ पर निकालते हो। और मैं क्यों भाई, मैं क्यों मरूं, मैं तो भरपूर जीऊँगी कहकर अपना काम चला लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पति पत्नी से मरने कटने की बात कह सकता है, लेकिन पत्नी नहीं। क्या घर का माहौल शांत रखना सिर्फ मेरा ही कर्तव्य है? मेरी इस बात पर तुम बड़ी बड़ी आंखें तरेर कर मुझे खा जाने वाले अंदाज में देखते हो। मैं मौके की नज़ाकत देखते हुए दरवाजे की ओर बढ़ जाती हूँ। तुम भी बाहर निकलते हो और मैं चुपचाप ताला डालकर तुम्हारी बेरुखी क्रियाकलापों को दरकिनार कर तुम्हारे साथ 36 के आंकड़े को अपनी नियति मानकर
घूमने चल पड़ती हूँ। सोसाइटी से निकलकर थोड़ी देर में सन्नाटे से भरे मन को लेकर हम सड़क पर चल रहे होते हैं, बिल्कुल दो अनजाने शहर में वाली तर्ज पर। तुम अपनी लंबी लंबी फ्लेमिंगो यानी राजहंस जैसी टांगें घसीटते हुए तेज कदमों से आगे आगे चलते चले जाते हो, बिना ये ख्याल किए कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जिसके घुटने अब उतने अच्छे नहीं बचे हैं जितने हुआ करते थे। मैं तुम्हारी शर्ट का कोना बमुश्किल पकड़कर आंखों से धीरे चलने का आग्रह करती हूँ, लेकिन तुम तब और रौब में आ जाते हो। कुल मिलाकर पाँवों को लथेड़ते हुए मैं तुम्हारा साथ मुश्किल से पकड़ पाती हूँ। सड़क पर हम साथ साथ तो चल रहे होते हैं, लेकिन मजाल है कि तुम्हारा साथ रत्ती भर मुझे महसूस हो जाए। हम दो होकर भी अकेले अकेले चलते रहते हैं मीलों। मेरे सिवा सड़क पर चल रहे सभी लोग मुझे जोड़े में दिखने लगते हैं, और इस बिना पर मेरे भीतर दुख की सूखी दरारों में पीड़ादायी स्राव धीरे धीरे रिसने लगता है। मेरे साथ की गई तुम्हारी कठोरता मेरे आगे आगे मुंह चिढ़ाने चलती है, लेकिन तुम्हारे भौंडेपन को जीवन का हिस्सा मानकर हमेशा की तरह इस बार भी मैं ही तुमसे कहती हूँ, सुनो ना, कुछ बोलोगे नहीं? क्या बोलूँ? कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं कहती हूँ और मुस्कुराने का उपक्रम करती हूँ। सच पूछे कोई तो मुझे कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लगता। अब तुम ही बोलो, क्या तुम चुप रह सकती हो? ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन लोग क्या सोचेंगे दो अजनबी साथ साथ? सोचने दो सालों को, किसी के दिमाग से हम थोड़े ही चलेंगे। कहो तो मैं घर लौट जाऊँ और तुम किसी फेयर एंड हैंडसम के साथ हो लो और जीवन का लुत्फ उठाओ। मैंने ये कब कहा कि तुम किसी और के मन से बोलो, लेकिन कुछ अपना सा तो कह ही सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हें अच्छा लगाने का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। मैं बिना गलती किए भी तुम्हें मनाने लगती हूँ और तुम मुझसे कहते हो, सारिका, उम्र का ये वक्त तुम्हारे शांत रहने का है, इसलिए तुम कम बोलना सीखो और मुझे भी रहने दिया करो। तुम्हारी तुनक मिजाजी से थोड़ी देर मुझे कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन मन में घुटन को नकारने की जिद फिर कुलबुलाने लगती है और मैं अपने भीतर की चहल पहल समेटते हुए फिर से बोल पड़ती हूँ। क्यों, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये प्रेमी जोड़े जो पार्क में बैठे हैं, ये आपस में क्या बातें करते होंगे? किस विषय पर ये इतना चहकते हैं? बड़ा मन करता है उनकी बातें जानने का। कहते हुए मैंने अपनी ओर वाला तुम्हारा हाथ छूना चाहा, लेकिन तुमने उसे ही ऊपर उठाकर बाल संवारने का अभिनय किया। मैं मौन हो तुम्हें देखती रह जाती हूँ। रचा लो ना प्रेम किसी से, सब कुछ ठीक से समझ सकोगी। बड़े आए प्रेमी जोड़े। तुम कहते कम भड़क ज़्यादा उठते हो और ऊंचे स्वर में कहते हो, थोड़ा कम बोला करो देवी जी, घूमने आई हो तो घूम लो ना जी भर कर, मेरा दिमाग मत चाटो। बड़बड़ाते हुए तुम छिटक कर दूर चलने लगते हो। तुम्हें मनाने के लिए या अपना मन अच्छा रखने के लिए, तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए मैं फिर से लपकती हूँ। इस बार मेरी ओर वाले हाथ में तुम जानबूझकर सिगरेट सुलगा लेते हो। चिंगारी के भय से मैं तुमसे थोड़ा फासला बनाकर चलने लगती हूँ। हद तो तब हो जाती है जब पतले से फुटपाथ पर उल्टी दिशा से आने वाले पदयात्री को तुम किनारे से जगह न देकर हमारे बीच से निकलने की जगह दे देते हो। मेरा मन खींच के साथ कचपचा कर रह जाता है, लेकिन आज तक मैं तुमको ये कहाँ समझा पाई हूँ कि दो के बीच में किसी तीसरे को निकलने की जगह मत दिया करो। रिश्ते की बरकत चली जाती है। हालांकि वो अलग बात है कि हमारे रिश्ते में बरकत बची ही कितनी है। इसके बावजूद मेरा मन तुम्हारी मृदुलता के लिए फिर तड़प उठता है। मैं चाहती हूँ कि तुम पार्क में किसी कदम वृक्ष के तले, नहीं, मुझे तुरंत ध्यान आता है कि कदम्ब तो जमुना के तीर पर होते हैं, और वैसे भी हम राधा कृष्ण तो हैं नहीं। कोई बात नहीं, किसी कनेर के नीचे ही सही तुम्हारे हाथों में हाथ रखे आसमान पर तारे निकल आने तक मैं तुम्हें देखती रहूँगी। लेकिन जब मैं तुम्हारी ओर देखती हूँ तो तुम्हारी पुतलियों में अजीब सा चौकन्नापन मुझे महसूस होता है, जैसे कोई शिकारी चाक्षुक निशाना साध रहा हो। जो बातें मैंने तुमसे कही ही नहीं थीं, तुम मेरे अंतर्मन को भी पढ़ लेते हो और त्वरित मेरी योजना को सिरे से स्थगित कर पार्क के वीराने कोने की ओर कान में ईयरफोन ठूंस कर लपक लेते हो।
हवा पेड़ों पर कुलाचे भर रही होती है, लेकिन मेरे मन में खुशी कभी नहीं भर पाती। कुछ पंछी डालियों पर जोड़े बनाकर बैठे संध्या मनाते हुए चहचहाने लगते हैं। मैं कभी भी तुम्हारे साथ खुशी से चहक नहीं पाती हूँ। फिर भी मैं तुम्हें अपने वक्त में इन्वॉल्व करने की पूरी चेष्टा करती रहती हूँ। यही हम औरतों को घुट्टी में पिलाया जाता है शायद। खैर, मेरा मन तुम्हारे मन में कभी अटा ही नहीं, सो तुम गंगा पारी कौए की तरह अपनी टेढ़ी चाल चलते हुए आगे आगे दौड़ते चल पड़ते हो। इस पर मैं अपने आप में फुसफुसा कर कहती हूँ, दिन कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे भी ढलकर नरम तो होना ही पड़ता है। तुम हो क्या चीज़, एक दिन तो तुम्हें भी मेरा फुसफुसाना भी न जाने तुम कैसे सुन लेते हो। पीछे की ओर कंधे झुकाते हुए मुझे ताना मारते हो। कभी दिमाग को चैन से भी रहने दिया करो और अपने मुंह को भी, हमेशा बक बक करती रहती हो। इतना कहने के बाद भी तुम गुस्सैल कनखियों से मुझे देखते हो, जैसे जमकर लड़ना चाहते हो। मैं अपना सिर नीचे की ओर झुका लेती हूँ। तुम अपने हाथों को छाती पर बांध कर आगे आगे निकल जाते हो, निचाट अकेले। मैं कभी तुमको तो कभी पार्क में घूमते अधेड़ दंपतियों को देखकर कुढ़ने लगती हूँ। गहरी उदासी मेरे जी को छीलने लगती है। बहुत देर चुप रहने का भाव जब मुझे तोड़ने लगता है, तो ये सोचकर कि शायद अब तुम ठीक से रिएक्ट करोगे, मैं कहती हूँ, ए सुनो ना, कुछ तो बातें करो प्लीज़। सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। हम कितने अजनबी और अकेले लगते होंगे उन्हें। लोगों को भी लगना चाहिए कि आखिर हम पति पत्नी हैं। किसी को फुर्सत नहीं तुम्हें देखने की, समझी महारानी? या फिर तुम ऐसा करो कि एक तख्ती बनवा कर अपने गले में लटका लो, उसी पर मोटे मोटे अक्षरों में हमारे नाम लिखवा दो कि हम सगे पति पत्नी हैं। बात करती हो, कहते हुए तुम व्यंग में होंठ टेढ़े कर ऐसे हंसते हो जैसे मैं नई नई ब्याह कर तुम्हारे घर आई थी तब हंसा करते थे। तुम्हारी भाषा से पूरी तरह परिचित हुई नहीं थी। तुम अपने भाई बहनों के साथ हंसते हंसते मेरी खूब मखौल उड़ाया करते थे। मैं तब भी झेप कर पानी पानी हो जाती थी। अब भी इधर उधर देखने लगती हूँ, किसी ने मेरी बेहूदी बातें सुन तो नहीं ली। देखो सामने, देखो ना, हमारी उम्र के ही होंगे वे दोनों, कैसे एक दूसरे पर आंखें बिछाए बैठे हैं। एक हम हैं। मैं अपनी बात सही साबित करने के लिए आवेशित हो उठती हूँ। फिर वही बात कर दी तुमने। चोचले करते हैं सबके सब, भीतर कुछ और बाहर कुछ और होते हैं। शांति रखो। तुम्हारे इस तरह कहने के बाद मेरे सारे प्रयत्न चुक जाते हैं। मन क्या, मेरे तो दांत खट्टे हो जाते हैं। हम दोनों के बीच हमेशा की तरह गहरा मौन अपनी जगह ले लेता है। मैं पगडंडियों पर चलते हुए चींटियों की कतारों में रानी चींटी को खोजने लगती हूँ। हजारों के साथ रहकर भी वो कितनी अकेली होती है। पेड़ की हर शाख मुझे मुरझाई और अकेली सी महसूस होने लगती है। लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरी इस स्थिति का कोई असर नहीं दिखता है। चलो घर वापस चलते हैं, मुझे अब और नहीं घूमता। मैं अपना मन मार कर तुमसे कहती हूँ। क्यों? 2-4 सप्ताह का इकट्ठा घूम लो, हाल फिलहाल मुझसे मत कह देना कि। नहीं कहूँगी। और इस प्रकार हम लोग हल्के होने की जगह मन को और भारी लेकर घर लौट आते हैं। मैं फिर से ताला खोलती हूँ। तुम पीछे पीछे घुसकर टीवी के आगे सोफे पर मुस्कुराते हुए फैल जाते हो, लेकिन मुझे रसोई की ओर प्रस्थान करना होता है। घूम आई या दुख समेट लाई? रसोई के कोने से जैसे एक व्यंग्यपूर्ण स्वर उठा और बर्तनों में बिला गया। मन भाएं भाएं बज उठा। सोचा खाना पीना स्थगित करके जाके लेट जाऊं। फिर याद आया गुड्डी बीनू तो अपने में व्यस्त हैं, लेकिन मुन्ना रोज़ 9 बजते ही फ़ोन लगाता है। ध्यान आते ही हाथ अपनी लय में आ जाते हैं। खाना मेज पर लगाकर मैं तुम्हें आवाज़ देती हूँ। तुम किसी पुराने क्रिकेट मैच का आखिरी ओवर देख कर ही उठोगे, कहते हो। मन करता है कि मैं खाना खाकर सोने चली जाऊं। मैं थोड़ा झुंझला कर ऊंचा कहती हूँ। किसी ने रोका है क्या? चली जाओ, तुम कहते हो। कसैले मन से प्लेट उठाकर मैं रुमाल से पोंछने लगती हूँ। बहुत देर बाद तुम अपने होने के रुआब में भरे हुए गज गामिन चलते हुए खाने की मेज पर आते हो। मैं 2 प्लेटों में खाना निकाल कर तो देती हूँ, लेकिन अपने गले में सूखे आंसुओं के गोले को अटका सा महसूस करती हूँ। इसलिए अपनी प्लेट ढककर मैं बड़े बर्तनों में पानी भरने के लिए किचन की ओर बढ़ जाती हूँ।
ये सोचकर कि सुबह बर्तन यदि सूखे मिले तो कांताबाई से कौन उलझेगा। बड़ी मूडी है वो भी। मुझे जो मिला ऐसा ही मिला। मैं तुम्हें कनखियों से देखती हूँ। तुम अपने साथ खुशी खुशी भोजन करते रहते हो। अरे रे, धीरे से। मुझे सिंक में मत डालना प्लीज़। रात भर पानी में पड़े पड़े मेरी देह अकड़ जाती है। मुझे महसूस हुआ कि बर्तन मेरे मन को गुदगुदाना चाहते हैं। नन्ही सी हंसी के साथ मैं कांच की नीली आभा लिए डोंगे को धोने लगती हूँ, जैसे वे बर्तन नहीं मेरे बच्चों के चेहरे हों। रसोई से लौटकर मैं देखती हूँ कि डाइनिंग एरिया में लगे सफ़ेद नेट के पर्दों से उलझकर चांदनी झांक रही है। उसका दूधिया उल्लास छलका जा रहा है। खाना ढका छोड़कर मैं झटपट अपने बेडरूम की ओर बढ़ जाती हूँ और बेड के पास वाली बड़ी खिड़की खोल देती हूँ। श्वेत अभ्रांत चांदनी चुलबुले खरगोश सी उछलकर बेड पर आ गिरती है। गुलाबी चादर पर चांदनी के छोटे छोटे टुकड़े मेरे मन में रेशमी थरथराहट भरने लगते हैं। मैं शाम का सारा गुस्सा किनारे रखकर तुम्हारी ओर फिर से प्रेम से देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम अपनी पौरुषी कठोरता में लिप्त ही दिखते हो। तुम्हारे ऊपर कोई मौसम जादू नहीं बिखेर पाता है। थोड़ी देर खिड़की के पास रुककर तुम अपनी सिगरेट की डिब्बी उठाते हो और मैं नाइट क्रीम की ओर हाथ बढ़ाती हूँ। तुम मेरी सेल्फ केयर को हमेशा की तरह खिल्ली उड़ाने वाली दृष्टि से देखते हो। उस वक्त चांदनी रात में तुम्हारी आंखें मुझे बिल्ली की तरह लगती हैं। ऐसे मौके की तलाश तुम्हें सदैव रहती आई है, मैं जानती हूँ। लेकिन तुम कुछ कह पाते इतने में मुन्ना का फ़ोन बज उठता है। हेलो मम्मा, कैसी हो? अच्छी हूँ बेटा। आज आप इतनी मरी मरी सी आवाज़ में क्यों बोल रही हो मम्मा? कुछ नहीं बेटा, मेरा माइग्रेन मुझे बहुत दुख देता है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ बहू और मेरी छुटकी तारा कैसी है? मम्मा, हम सब लोग मज़े में हैं। डैड से बातें कराओ, कहाँ हैं वे? ये रहे तेरे डैड। ए सुनो मुन्ना, कह दो उससे हम ठीक हैं, वो भी अपना काम धंधा देखे और ज़िंदगी को मज़े से जिए। फ़ोन लाउड स्पीकर पर था, सो उसे बताना नहीं पड़ा। उल्टे बेटा मुझसे ही बोल पड़ता है। मम्मा, मैं समझ गया, आज आप दोनों में झगड़ा हुआ है ना? कितनी बार आपसे कहता आया हूँ, जैसे डैड अपनी पसंद का पूरा ध्यान रखते हैं उसी तरह आप भी अपने से प्यार करना सीखो। उनके पीछे पड़ना छोड़ दो। अपने जीने के लिए नए नए साधन खोजना सीखो। जो किताबें मैंने आपको दी हैं उनको पढ़ो। मम्मा, फॉर अस यू आर वेरी प्रेशियस। डैड को छोड़ दो उनके हाल पर, ही विल मैनेज। हालांकि बेटा बड़ी आत्मीयता से मुझसे कहता जा रहा था, लेकिन जहर भरे प्याले में अमृत कहाँ अटता है। अब उसे कोई बताए कि छोड़ने का जिम्मा सिर्फ उसकी मम्मा का ही थोड़ी है। जब देखो तब कभी इसको छोड़ दो तो कभी उसको। अब वो तो ठहरा बच्चा, उसे कैसे बताती कि तुम्हारे डैड के अक्खरपन के साथ बांध कर सबने मुझे छोड़ दिया है। अब बचे वे खुद, तो क्या वो उन्हें भी अकेला छोड़ दूँ? पर कैसे छोड़ दूँ? इस धरती पर जब से आई हूँ लोग कुछ ना कुछ मांगते ही चले जा रहे हैं और मैं उनके लिए छोड़ती। इतना सब देखने सुनने के बाद भी तुम खिड़की के पास पड़े गोल स्टूल पर अपने पाँव पर कोहनी टिकाए पिघलती हुई चांदनी को दिन की आखिरी सिगरेट के रिचुअल के साथ पीते रहते हो और मैं हारे हुए खिलाड़ी की तरह अपना मुंह तकिया में धंसाए उसे भिगोने लगती हूँ। क्या ज़िंदगी है हमारी। एक चांद बाबू हैं जो अपनी महबूबा के साथ मस्त हो रंगरेलियाँ मना रहे हैं, एक मैं बेचारा। तुम और बेचारे सोचते हुए मैं तुम्हारी ओर तल्खी से देखती हूँ। तुम भी मेरी ओर चेहरा घुमाकर कुछ अलग ही भंगिमा में देखते हुए बैठ के अपने किनारे पर आकर लेट जाते हो। अपनी दाहिनी बाँह मेरी ओर पसारते हो, फिर समेट कर अपना सिर रखे थोड़ी देर मुझे अजनबियों की तरह देखते रहते हो। मैं सोचती हूँ कि शायद दिन भर सताने के बाद तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो, और जब तुम ऐसा करोगे तब मैं तुम्हें माफ़ करते हुए अपना वो सवाल तुमसे ज़रूर पूछ लूँगी जो संध्या सैर के वक्त पूछना चाहती थी, लेकिन तुम कुछ मिनटों के बाद करवट बदल लेते हो। मेरा सवाल वहीं के वहीं सिसकियाँ भरते हुए दम तोड़ देता है, जिसे सोचकर शाम को तुम्हारे साथ घूमने गई थी कि पेड़ पौधों से भरे उपवन में प्रकृति को साक्षी बनाकर तुमसे आज पूछ ही लूँगी, क्या तुम्हें इस उम्र में थोड़ा सा प्यार हुआ है मुझसे? लेकिन नहीं, मुझे मेरे किनारे पर अकेला छोड़कर तुम अपनी नींद की दुनिया में अकेले प्रवेश कर नाक बजाने लगते हो। मैं सोऊं या जागूं तुम्हें कभी फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब क्या पड़ता? भीगे मन से सोचते हुए
मैं खिड़की की ओर देर तक देखती रहती हूँ। मेरी आंखों के किनारे गीले होने लगते हैं। मेरे साथ किए गए तुम्हारे बर्तावों को मैं खूब गिनती पर छोड़ती हूँ, किंतु कुछ सार्थक ढूंढ नहीं पाती हूँ। रात बढ़ने और पहर बदलने के कारण चांदनी के साथ साथ अब चांद भी मेरी खिड़की की सलाखों पर लटका हुआ सा जान पड़ता है। चांद का चेहरा अपने चेहरे पर झुका देखकर मेरी पलकें नरमाहट में उठने गिरने लगती हैं। मन भीगने लगता है। एक अबूझी शांतियुक्त लहर मेरे तनाव को घटाने लगती है। कुछ रेशमी एहसास धड़कनों को छेड़ते हैं। उन्हीं को महसूस करने के द्वंद्व में मेरे भीतर कुछ कांप उठता है। मैं अपनी आंखें मूंद लेती हूँ। चांदनी मेरे अधीन है, लेकिन अपनी खुशी के लिए वो पूर्ण स्वतंत्र है। मुझे लगा जैसे मेरे कानों में किसी ने फुसफुसा कर कुछ कीमती सा कहा है। मेरी मुट्ठियां अनायास बंध जाती हैं, मानो किसी के दिए कीमती उपहार को मैंने सहूलियत से सहेज लिया हो। मैं अपनी चेतना के उजास में खुद को देखने लगती हूँ और बेड के अपने किनारे पर बिल्कुल अपने साथ सोने की कोशिश करती हूँ। इतना सब करने के बाद जैसे ही मैं सचमुच सोने के लिए आंखें मीचती हूँ, मेरी दृष्टि पटल पर तुम्हारी छवि फिर से उभरने लगती है। मेरी असहजता पर नींद की नाव में बैठा नाविक खिलखिलाकर हंस पड़ता है। मन ज़्यादा विचलित हो उसके पहले मेरी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। एक घूंट कड़वाहट पीकर मैं फिर से तुम्हारी ओर देखती हूँ। चांदनी के चांदने में तुम मुझे मुस्कुराते हुए से लगते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी अनुदारता तत्क्षण मुझे चुटकी काट कर सजग कर देती है। तुमसे जुड़े कटु विचारों को मैं झटक कर हटाने लगती हूँ और नींद की सपनीली दीवार पर अपना हंसमुख चेहरा टाँकने का प्रयास करने लगती हूँ, सोचकर ये कि प्रयास ही सफल होते हैं। अभी आप सुन रहे थे कल्पना मनोरमा जी की लिखी हुई कहानी आखिरी सिगरेट। कल मिलेंगे फिर किसी नायाब कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।